जय हिंद। आज हम लोग जनवरी और फरवरी मंथ से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को देख रहे हैं और इसके डिटेल स्टडी भी हम लोग करते चलेंगे। तो ये जो करंट अफेयर का 25 क्वेश्चन का सेट है, ये बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और 71 बीपीएससी पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप लोग भी करते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे साथ में। तो फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया सचिन तेंदुलकर को। तो ICBCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अब तक 11 भारतीय खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। 11 भारतीय खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 7 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। 7 नए खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसमें से MS धोनी भी है। एक भारतीय खिलाड़ी MS धोनी को भी शामिल किया गया है। तो इसीलिए अब ये MS धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो ये भारतीय खिलाड़ियों के हिसाब से ये 11 भारतीय खिलाड़ी अब तक हुए हैं जो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। और जो 7 खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जून 2025 में शामिल हुए हैं, उसमें मैथ्यू हेडन है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं हुए हैं। तो याद रखिएगा, जून 2025 में 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उसमें मैथ्यू हेडन है, हासिम आमला है, धोनी है, और याद रखना है स्मिथ और डेनियल बिटोरी है। सना मीर पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी सना मीर को शामिल किया गया है। और अब याद रखना है सारा टेलर जो न्यूजीलैंड की महिला खिलाड़ी है, सारा टेलर को शामिल किया गया है। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना अगर बोलेंगे तो 1909 में हुआ। आईसीसी की स्थापना 1909 में है और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में और आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष जय शाह हैं। अगर बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष, क्योंकि ये भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी के बाद राजीव शुक्ला बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जून 2025 में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो 7 खिलाड़ियों को शामिल किया है। उसमें से MS धोनी भी है। MS धोनी शामिल होने के साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हो गए? तो 11 भारतीय खिलाड़ी शामिल हो गए। और आईसीसी के स्थापना 2009 में हुआ है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 25 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? फरवरी 2025 तक भारत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हो गया है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट। तो तमिलनाडु में कितने रामसर साइट है? तमिलनाडु में 20 रामसर साइट है। 20 रामसर स्थल है। 20 रामसर स्थल है ना। तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल के साथ यह सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वाला भारतीय राज्य बन गया है। और अब तक भारत के 91 रामसर स्थल हो चुके हैं। आदर्श स्थल है जो रामसर के सूची में शामिल हैं। 91 स्थल हो चुके हैं। याद रखें, बिहार में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 3 हो गई है। बिहार में कौन कौन है इसको देख लीजिएगा। नागा झील, नटकी झील और कांवर झील। याद रखिएगा, नागा और नटकी जमुई में है। कांवर झील बेगूसराय में है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के एग्जाम से रिलेटेड बेहद जरूरी है। चलिए, और जो अभी 91 हुए हैं, 91 रामसर साइट भारत के हो चुके हैं। तो 91 याद रखिएगा, जो लेटेस्ट अभी जो शामिल हुए हैं वो हैं खीचन और मेनार। ये खीचन राजस्थान का है, खीचन राजस्थान का है, जो 91 रामसर साइट हो चुके हैं। कुछ रामसर साइट जो बराबर एग्जाम में आते हैं उसको भी हम लोग को याद करना है। जैसे अगर बोलेगा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, सबसे बड़ा अगर बोले भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट तो वो हो जाएगा सुंदरवन हो जाएगा। अगर सब भारत का सबसे छोटा अगर बोलेगा छोटा रामसर साइट तो हो जाएगा रेणुका वेटलैंड है। भारत का अगर बोलेगा सबसे ऊंचा, भारत का ऊंचा बोले या दुनिया का सबसे ऊंचा बोले तो सबसे ऊंचा अगर बोलेंगे, सबसे ऊंचा अगर बोल देंगे तो वो हो जाएगा तसोमुरारी। ये हमारा तसोमुरारी लद्दाख में है। याद रखेगा, तसोमुरारी लद्दाख में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब से क्वेश्चन पूछता है, नंदा झील रामसर साइट कहाँ है? नंदा झील रामसर साइट गोवा में है। याद रखो, उधवा झील जो भी इंपॉर्टेंट चल रहा है, उधवा झील, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम। उधवा झील ये झारखंड में, हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड में है। याद रखो, उधवा झील झारखंड में है। आपसे केरल की याद रखिए, केरल का 3 रामसर साइट है और केरल महाराष्ट्र में भी 3 है। केरल का आपको याद रखना है अष्टमुडी झील जो मोस्ट ऑफ सबको याद नहीं होगा, अष्टमुडी झील है ना। याद रखेगा
कोट्टा, सस्थम कोट्टा झील, सस्थम कोट्टा झील भी आपको याद रखना है, और बेम्बनाड झील, बेम्बनाड झील ये आपको याद रखना है। गुजरात में भी 4 हैं, गुजरात का 4 हैं, तो गुजरात में हमको याद रखना है कौन कौन। गुजरात में आपको याद रखना है नल सरोवर, नल सरोवर, नल सरोवर आपको याद रखना है गुजरात में। और आपको याद रखना है खिजड़िया, खिजड़िया रामसर साइड गुजरात में है। याद रखना है थोल झील और बंधवाना झील, ये सारे के सारे गुजरात में हैं। तो चलिए, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या 20 हो गई है। अब भारत में कुल कितने ऐसे स्थल जो रामसर सूची में शामिल हुए थे? 91 हो गए। 91वां कौन हो गया? खीचन है जो राजस्थान में है। खीचन और मेनार जो लेटेस्ट है, खीचन और मेनार दोनों के दोनों कहाँ है? राजस्थान में। बिहार के कितने रामसर स्थल? 3, नागा झील और नटकी झील। नागा झील कहाँ है? जमुई में है, नटकी झील भी जमुई में है, कांवर झील बेगूसराय में। सबसे बड़ा रामसर साइट भारत का सुंदरबन, और पहला भी सुंदरीबन है। सबसे छोटा रामसर दनुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में, और सबसे ऊंचा कसुम मोरारी जो लद्दाख में। यह दुनिया का भी सबसे ऊंचा रामसर साइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो 6.4 है ना, 6.4 है, याद रखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो 6.4 रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि IMF के अनुसार 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या होगा? तो IMF ने बताया है कि IMF के अनुसार 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान है, 6.2% रहने का अनुमान है। और IMF ने 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान है। तो इसको याद रखिए। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो याद रखिएगा 6.4 है। IMF के अनुसार 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया? तो 6.2%, और 2026-27 के लिए 6.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश का जीता है। उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ का जो झांकी था उसी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। चलिए याद रखिएगा 76वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रोबो सुबियांतो तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। थीम क्या था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये 76वें गणतंत्र दिवस का थीम थे। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस में इंपॉर्टेंट जो हमको याद रखना है कि 76वें गणतंत्र दिवस के बाद जो पद्म पुरस्कार हैं, कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई? तो 139 पद्म पुरस्कार घोषणा की गई है ना। 139 में आपको याद रखना है 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया है। और इसमें एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन ये याद रखना है कि कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, है ना। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितनी वीरता पुरस्कार? तो वीरता पुरस्कार अगर बोलेगा वीरता पुरस्कार अगर आपको बोला जाए तो वीरता पुरस्कार 93 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। 93 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। अगर वीरता का क्रम एग्जाम में आता है, वीरता का क्रम, तो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार आपको याद रखें परमवीर चक्र, उसके बाद आता है अशोक चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, उसके बाद आता है कीर्ति चक्र, है ना। तो याद रखिएगा कि वीरता पुरस्कार कितने दिए गए? तो वीरता पुरस्कार 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 93 वीरता पुरस्कार दिए गए। वीरता पुरस्कार क्रम हमेशा याद रखें, परमवीर चक्र सबसे बड़ा होता है, उसके बाद अशोक चक्र होता है, उसके बाद महावीर चक्र होता है, उसके बाद कीर्ति चक्र होता है। याद रखिएगा कि कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई? 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें पद्म विभूषण 7 और पद्म भूषण 19 और 113 पद्म श्री दिए गए। और पद्म पुरस्कार की घोषणा सबसे पहले 1954 में किया गया था। याद रखिएगा। और 2 बार ऐसा हुआ है कि इसका निलंबन भी किया जा चुका है। याद रखिए 2 बार ऐसे हुए कि पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई, उसका निलंबन हुआ है। तो वो हुआ है 1978 से 79 के दौर में हुआ था, और एक हुआ था 1993 से लेकर के 1997 तक ये पद्म पुरस्कारों का निलंबन किया गया था। तो ये था क्वेश्चन कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। वो भी झांकी जो था वो महाकुंभ से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन है? 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह अगर बोलेगा, है ना, चुनाव चिन्ह अगर बोलेंगे तो वो है
हाथी, चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है कैमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। कैमला हैरिस जो कि चुनाव हार गए थे, याद रखिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। इनका चुनाव चिन्ह गधा था, इनका चुनाव चिन्ह गधा था। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा जेडी वेंस उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी वेंस, याद रखिएगा, वो है जेडी वेंस उपराष्ट्रपति। जेडी वेंस है, जेडी वेंस कैम है तो 50वें उपराष्ट्रपति हैं, 50वें उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, 50वें उपराष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति का, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो हम लोग जानते हैं जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो कि 1789 से 1797 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैमे राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बनेगा 47वें राज्य में। लेकिन उपराष्ट्रपति बोलेगा जेडी वेंस, तो उपराष्ट्रपति कैमे है तो ये 50वें है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखने वाला ये है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस कैमे है, 50वें है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमे है, 47वें है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है। खो-खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीता? तो खो-खो 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल भारत ने जीता है। और भारत ने किसे हरा करके जीता है? तो भारत ने नेपाल को हरा करके जीता है। नेपाल को हरा कर जीता है और दोनों में नेपाल को ही हराया है। और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि यह पहला विश्व कप है, यह पहला विश्व कप खो-खो विश्व कप था। ठीक है, यह कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ, दिल्ली में आयोजित हुआ था। और ये नई दिल्ली के आपको याद रखिएगा, ये नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में हुआ था। इंदिरा गांधी एरिना में हुआ था। ये 13 से 19 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ था। 13 से 19 जनवरी 2025 को। इसका उद्घाटन समारोह, उसके उद्घाटन जो थे, है ना, उद्घाटन जो किए थे वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किए थे। इसको उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किए थे। इतना क्वेश्चन आपको करंट से रिलेटेड याद रखना है। तो खो-खो विश्व कप 2025 में महिला और पुरुष फाइनल किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता है। किसे हरा करके? तो नेपाल के हरा कर जीता। उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने किए थे। उद्घाटन कहाँ किए? तो नई दिल्ली में किए थे। नई दिल्ली के किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इंदिरा गांधी एरिना में खेला गया था। कब से कब खेला गया? 13 से 19 जनवरी के बीच खेला गया। यह पहला विश्व कप था। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को ये दिया गया है। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस जो था वो 18वां था। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस क्या था? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था। ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये करंट के हिसाब से भुवनेश्वर में 2025 में, या भुवनेश्वर में मनाया गया 2025 में। भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य अतिथि इसके कौन थे? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि याद रखिएगा, मुख्य अतिथि जो थे वो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति, जिसका नाम है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। तो याद रखिएगा मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति, जिसका नाम क्या है? क्रिस्टीना कार्ला कंगालू। याद रखिए कंगालू थे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो भुवनेश्वर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया? तो भुवनेश्वर में मनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है। 18वां प्रवासी दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 से कहाँ आयोजित किया गया? देखिए आप ही गया है, तो ये कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया है। जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू। याद रखें कंगाल होकर के प्रवासी भारतीय दिवस में आए। तो ऐसे याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि क्रिस्टीना कार्ला कंगालू प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे, जो कि किस देश के हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। और ये इन्होंने वर्चुअली इसको संबोधित किया था। चलिए, और हम लोग जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के आगमन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं बी नारायणन। ये क्या में अध्यक्ष हैं? तो इसरो के ये 11वें अध्यक्ष, याद रखिए 11वां अध्यक्ष है, 11वां है इसरो के। अगर बोल देंगे 10वां कौन थे? तो 10वां आपको याद रखना है एस सोमनाथ। इनको कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि इन्हीं के समय में चंद्रयान 3, सोमनाथ के समय में ही चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के सतह पर लैंड हुआ था। चंद्रयान 3। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि
चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान 1 के समय थे जी माधवन, याद रखे माँ जी माधवन थे। चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन थे। चंद्रयान 2 के समय कौन थे? तो याद रखिएगा के शिवन, आपको याद ही होंगे ये के शिवन थे, है ना। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 2023 में। चंद्रयान 3 2023 में। अगर इसरो की बात कर लिया जाए तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात अगर बोलेंगे, प्रथम अध्यक्ष इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष हैं। और इनको याद रखिएगा एक क्वेश्चन इनको कि विक्रम साराभाई को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1962 में दिया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विक्रम साराभाई को 1962 में दिया था। 23 अगस्त, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? 23 अगस्त को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी नारायणन क्या में है? 11 में है। इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन थे? यानी इनसे पहले थे एस सोमनाथ। ये इंपॉर्टेंट किसने क्यों बनता है? क्योंकि चंद्रयान 3 इन्हीं के समय 2023 में तब लैंड हुआ था। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब मिला था? 1962 में मिला था। चंद्रयान 1 के समय जो 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन। ये इंपॉर्टेंट बनता है, जी माधवन। चंद्रयान 2 के समय में के शिवन, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। चंद्रयान 2 2019 में छोड़ा गया था। और हम लोग याद रखिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पोल रिपोर्ट किस एजेंसी ने विकसित किया? तो भारत पोल रिपोर्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने लॉन्च किया है, विकसित किया। तो भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो। भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने लॉन्च किया था। अगर सीबीआई की स्थापना बोलें तो सीबीआई की स्थापना 1963 में हुआ। सीबीआई की स्थापना 1963 में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के स्थापना 2008 में। एनआईए की स्थापना 2008 में। आईबी इंपॉर्टेंट है। आईबी का अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार डेका। और आईबी की स्थापना ये बहुत पुराना है, यानी आईबी की स्थापना 1887 में हुआ है। रॉ याद रखिएगा, रॉ की स्थापना 1968 में हुआ है, 1968 में हुआ है। और रॉ की स्थापना जो किए थे वो किए थे रामेश्वर नाथ काव ने किए थे। और वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष हैं रवि सिन्हा। रॉ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष रवि सिन्हा ने। के सीबीआई की स्थापना 1963 में हुआ है। और राष्ट्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 2008 में हुआ है। एनआईए भी प्रमुख कौन है? तो सदानंद दाते। अब याद रखिएगा एनआईए के भी प्रमुख कौन है? सदानंद दाते हैं। चलिए तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सीबीआई। भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सीबीआई की स्थापना 1963 में है। एनआईए की स्थापना 2008 में। एनआईए प्रमुख अभी कौन है? सदानंद दाते। और क्योंकि आईबी की स्थापना का वो 1887। आईबी प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका याद रखिएगा। और रॉ प्रमुख कौन है? तो रवि सिन्हा। रॉ वर्तमान प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा रॉ के महानिदेशक भी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है? तो ये सोरेंगन जिला में ये भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है। याद रखिए सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री अगर बोलेंगे सीएम, सिक्किम के सीएम बोलेंगे तो प्रेम सिंह तमांग है। अगर बोलेंगे सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं सिक्किम के राज्यपाल हैं। अगर हम बोलेंगे सिक्किम से रिलेटेड, सिक्किम में विधानसभा सीट, ये सब क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो याद रखिएगा सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या 32 में। और सिक्किम में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। याद रखें लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। और सिक्किम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें तो हम सबको पता है कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ही यह भारत का 22वां राज्य बना था। शुरू में 1974 में याद रखिएगा कि ये सह राज्य बना था, लेकिन पूर्ण रूप से यह राज्य 36वें संविधान संशोधन 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। तो ये सिक्किम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले अरमांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? तो याद रखिए फुटबॉल से हैं, ये भी बहुत चर्चा में चल रहे हैं। अरमांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल के कोच हैं? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। याद रखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार हाल ही में सुभाष राणा को भी दिया गया है। ये सुभाष राणा शूटिंग से संबंधित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में अरमांडो एग्नेलो कोलाको किस खेल से संबंधित है? जो फुटबॉल से संबंधित है। और सुभाष राणा अगर जिनको भी द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो किस खेल से संबंधित है? तो वो शूटिंग से संबंधित है। तो अरमांडो एग्नेलो कोलाको फुटबॉल और सुभाष राणा शूटिंग से संबंधित है। याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इस बार कितने लोगों को मिला है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार मिला है 2025 में। कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। 4 लोग कौन है? तो आपको याद रखना है मनु भाकर याद रखिएगा। हरमनप्रीत
मनप्रीत सिंह वो हॉकी से संबंधित हैं, और प्रवीण कुमार और एक डी गुकेश इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है 2025 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में 4 लोगों को दिया गया है। किनको मिला है? मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश है। मेजर ध्यानचंद में पुरस्कार में कितने पुरस्कार राशि के रूप में कितने दिया जाता है? अब 25 लाख कर दिया गया है। अब कितने दिया जाता है? 25 लाख कर दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वैसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि पिछले 4 साल में जो विभिन्न खेलों में जो भी वो खेल खेलते हैं उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, उसी को मिलता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 1991-92 से दिया जा रहा है, लेकिन पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसको 2021 में बदलकर ये मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। आपको याद रखेगा, एक क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1991-92 में। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र की महिला का नाम क्या है? तो सबसे कम उम्र के जो 7 महाद्वीपों के 7 ऊंची चोटियां पर चढ़ी हैं, तो उनका नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। काम्या कार्तिकेयन ये पहली सबसे कम उम्र की महिला है जो कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां पर चढ़ाई किए हैं। अगर सबसे ऊंची चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आप लोग जानते हैं 8,848 मीटर है, जो अब निया के अनुसार वो 8,850 मीटर भी हो चुका है। एवरेस्ट पर पहले अगर सब चढ़ाई की बात करें तो सबसे पहले एवरेस्ट पर 1993 जो कि क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है कि 1993 में सबसे पहले कौन चढ़े थे? तो एडमंड हिलेरी चढ़े थे, और उनके साथ में था तेंजिंग नॉर्गे थे। तेंजिंग नॉर्गे नेपाल के हैं, शेरपा थे, और एडमंड हिलेरी वो कि न्यूजीलैंड के थे। ये न्यूजीलैंड के थे जो 1953 में चढ़े थे। लेकिन अगर बोले कि प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय अगर महिला की बात करेंगे, प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे, प्रथम भारतीय महिला तो थे बिछेंद्री पाल थे। बिछेंद्री पाल कब चढ़े थे? 1984 में। अगर बोलेगा कि प्रथम महिला कौन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो प्रथम महिला की बोलेंगे, प्रथम महिला की अगर बोलेंगे तो जुंको तबई थी। लेकिन सर्वाधिक बार बोलेंगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वाधिक बार अगर माउंट एवरेस्ट पे तो कामिरीता शेरपा। ये करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कामिरीता शेरपा सर्वाधिक दुनिया में इनसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कोई नहीं किया था। सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई किए हैं कामिरीता शेरपा, ठीक है। और महिला, सबसे पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं तो प्रथम महिला थी जुंको तबई। और माउंट एवरेस्ट तो पहली बार 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने चढ़ाई किए थे। और प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे तो बिछेंद्री पाल जो कि 1984 में चढ़ाई किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट, अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये नेपाल के बीच। सूर्य किरण का 18वां संस्करण है, तो याद रखिएगा ये 18वां संस्करण है। ये सूर्य किरण का 18वां संस्करण है जो कि 2025 में कहाँ अभ्यास किया जा रहा है इसका? तो साल झंडी वो कहाँ? नेपाल में। साल झंडी नेपाल में संयुक्त अभ्यास हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो साल झंडी में। तो सूर्य किरण भारत और किस देश के साथ? नेपाल के साथ होता है। ये 21वां संस्करण है, याद रखिएगा। ये 2025 में 18वां संस्करण है। ये 2025 में सूर्य किरण संयुक्त अभ्यास भारत और नेपाल के बीच कहाँ लड़ी जा रही है, कहाँ उसका अभ्यास किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ये साल झंडी नेपाल में किया जा रहा है। यानी 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो याद रखिए उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में हो रहा है 38वां राष्ट्रीय खेल। और ये 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक इसका आयोजन हो रहा है 2025 में। यानी शुभंकर याद रखेगा। शुभंकर आपको याद रखें, शुभंकर क्या था? तो मौली। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? मौली है। मसाल का नाम याद रखेगा। इसका नाम है तेजस्विनी। इसका मसाल का नाम क्या है? इस बार जो 38वें राष्ट्रीय खेल का मसाल का नाम क्या है? तेजस्विनी, ठीक है। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, इसका पहला नंबर पर पता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? तो सर्विसेज। और सेकेंड स्थान पर याद रखिएगा महाराष्ट्र। और अगर बोलेंगे थर्ड स्थान पे तो हरियाणा। और हमारा बिहार कैमा स्थान पे है? तो बिहार याद रखिएगा 28 राज्य में 29वें स्थान पे बिहार कैमा स्थान पे है? तो ये 29वें स्थान पे है। कितने पदक जीता है बिहार ने? तो बिहार ने कुल 12 पदक जीता है। 12 पदक जीता है, जिसमें से एक गोल्ड है। एक गोल्ड जीता है बिहार। तो ये आपको याद रखना है कि
38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कुल 12 पदक जीते। और कैमे रैंकिंग पे रहे तो ये बिहार 29वां रैंक पे रहा। कितने गोल्ड जीता? तो 1 गोल्ड जीता है। और मसाल का नाम क्या था? तेजस्विनी था। और शुभंकर मौली आपको याद रखना है, शुभंकर क्या था? मौली। और फर्स्ट स्थान पर सर्विसेज था। सर्विसेज ने कुल कितने पदक जीता है? सर्विसेज 121 पदक जीता है। सर्विसेज 121 पदक जीता है। इससे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र जीता है। महाराष्ट्र ने 201 पदक जीता है, लेकिन सर्विसेज गोल्ड सबसे ज़्यादा जीता है, वो 68 गोल्ड जीता है। और महाराष्ट्र जो कि 54 गोल्ड जीता है। तो गोल्ड के मामले में सर्विसेज ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, चलिए इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, समापन समारोह कहाँ हुआ? इसका समापन 14 फरवरी को समापन कहाँ हुआ? तो समापन हुआ था हल्द्वानी में, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड में है, तो इसका समापन कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में। और समापन समारोह में किसने भाग लिया था? गृह मंत्री ने भाग लिए थे। गृह मंत्री ने समापन समारोह में भाग लिया था। समापन समारोह कहाँ हुआ था? 14 फरवरी को हल्द्वानी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो हाल ही में 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। संयुक्त अरब अमीरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि 2025 को समुदाय का वर्ष किस देश ने घोषित किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के हिसाब से आप जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2025 को सुधारों का वर्ष किसने घोषित? सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय। वेरी इंपॉर्टेंट, रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। 2025 को रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है एग्जाम में। और क्वेश्चन पूछेगा इसरो ने 2025 को याद रखें गगनयान का वर्ष घोषित किया है। 2025 को गगनयान का वर्ष घोषित किया है। गगनयान का वर्ष घोषित किया है इसरो ने। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियरों का वर्ष, ग्लेशियर जो है ना, तो याद रखिएगा, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सारे का सारा। ये इसरो ने 2025 को किस वर्ष घोषित किया? तो गगनयान का वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को किसका वर्ष घोषित किया? तो ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और यहाँ तक कि 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये यूएनओ ने घोषणा कर दिया है कि अब 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि समुदायों का वर्ष किसने घोषित किया? 2025 को संयुक्त अरब अमीरात। सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया? 2025 को रक्षा मंत्रालय। इसरो ने 2025 को गगनयान का वर्ष घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ग्लेशियरों का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। और 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्जिया को किस रोग के लिए मुफ्त देश घोषित किया है? तो मलेरिया से, यानी कि WHO ने मलेरिया से मुफ्त कर दिया है जॉर्जिया को, मलेरिया से मुक्त कर दिया है जॉर्जिया को। भारत ने मलेरिया उन्मूलन का वर्ष 2030 रखा है। भारत ने लक्ष्य रखा कि 2030 तक भारत में भी मलेरिया को मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि उन्मूलन से भारत में, तो लेटेस्ट में उन्मूलन भारत हुआ है पोलियो से पोलियो भारत से कब उन्मूलन हुआ है? तो याद रखिए 2014 में भारत से पोलियो उन्मूलन हो चुका है, यानी कि पोलियो से भारत मुक्त 2014 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है भी। राष्ट्रीय पोलियो दिवस याद रखेगा, राष्ट्रीय पोलियो दिवस क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोलियो दिवस याद रखेगा, मनाया 24 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोलियो दिवस। और WHO की बात करें तो WHO के महानिदेशक कौन है? अधनोम टेड्रोस है। WHO की स्थापना अगर बोलेंगे WHO की स्थापना तो 1948 में है, सब जानते हैं। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाले भारत का पहला राज्य कौन? ग्रामीण क्रिकेट लीग, ये बिहार से इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। ग्रामीण 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से 7 लोगों को सम्मानित किया गया है। और 7 को याद रखेगा, इस बार हम लोग याद किए थे कि अब तक 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 139 मिला था, 139 लोगों को मिला था। इसमें 7 लोगों को मिला था आपको जाकर के पद्म विभूषण, जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आपको याद रखना है कि 19 लोगों को मिला था पद्म भूषण और 113 लोगों को मिला था पद्म श्री मिला था। 113 लोगों को पद्म श्री मिला था और पद्म भूषण मिला था। इतने लोगों को पद्म भूषण मिला था। ये पद्म विभूषण इतने लोगों को पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है। तो याद रखिए, 7 का नाम आपको याद रखना है। तो 7 का नाम का नाम है, पहला अगर व्यक्ति अगर बोलेंगे तो पहला व्यक्ति है नागेश्वर रेड्डी। पहला नागेश्वर रेड्डी को मिला है, है ना। याद रखिएगा, दूसरा व्यक्ति का नाम है जगदीश सिंह खेहर, आपको याद रखना है। दूसरा व्यक्ति है जगदीश सिंह खेहर। तीसरे हैं रजनीकांत लखिया। चौथे हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम।
सुब्रमण्यम, लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम पश्चिम में हैं, याद रखिए। वासुदेव नैयर छठे हैं। ओसामू सुजुकी और सातवें हैं शारदा सिन्हा, जो कि हमारे बिहार से हैं। तो इतने लोगों को मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 में। जो सातों लोग हैं, नागेश्वर रेड्डी, आप याद रखेंगे, कभी पूछ जाता है वो किस क्षेत्र से हैं, तो नागेश्वर रेड्डी का अगर बोलेंगे नागेश्वर रेड्डी किस क्षेत्र से, तो चिकित्सा से संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है नागेश्वर रेड्डी। और जगदीश सिंह खेर अगर बोलेंगे तो ये नेता हैं। अगर बोलेंगे रजनीकांत लक्ष्य, तो रजनीकांत लक्ष्य कला से संबंधित है। और लक्ष्मीकांत सुब्रमण्यम भी, ये भी कला से संबंधित है। लेकिन वासुदेव नैयर की बात करेंगे तो वासुदेव नैयर शिक्षा से संबंधित है। वासुदेव नैयर शिक्षा से यानी लिटरेचर से संबंधित है। ओसाका सुजुकी, ये इनके बारे में, ये चलिए इनको छोड़ देते हैं अभी। ये शारदा सिन्हा भी कला से, ये लोग कलाकार हैं, बिहार से संबंधित है। याद रखिएगा, अगर बिहार के इंपॉर्टेंट एग्जाम के बीच से देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शारदा सिन्हा को पद्म पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है। और किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कला से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। चलिए, उत्तराखंड ने हाल ही में किस कानून को लागू किया है, तो समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड ने लागू किया है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल की बात करें, उत्तराखंड के राज्यपाल की बात करें तो वो हैं गुरमीत सिंह राज्यपाल अगर बोलेंगे तो गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो जानते हैं पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड के एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनाया गया है, मतलब उसके लिए विचार भी हो या बन भी गया है। तो याद रखिए, गौरसैन। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है, तो गौरसैन है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी तो आपको पता ही है, यानी कि वो शीतकालीन राजधानी बन गया देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैन बन गया है। उत्तराखंड में विधानसभा सीट, याद रखिएगा, विधानसभा सीट 70 है। लोकसभा सीट अगर बात करेंगे तो 5 है। राज्यसभा सीट की अगर बात करें तो वो 3 है। राज्यसभा सीट की बात करेंगे तो वो 3 है। तो उत्तराखंड से संबंधित इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उत्तराखंड ने हाल ही में किस कानून को लागू किया है, तो वो समान नागरिक संहिता है, यानी कि सबको समान अधिकार की बात किया गया है। चलिए, नागरिक यहाँ याद रखना है कि राज्यपाल अभी उत्तराखंड के कौन है, तो गुरमीत सिंह। और ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया, तो गैरसैन को बनाया गया। और विधानसभा उत्तराखंड में कितने हैं, विधानसभा सीट 70 है। और लोकसभा सीट उत्तराखंड में कितने हैं, 5 है। राज्यसभा सीट 3 है। चलिए, कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ, जलवायु समझौते से कौन बाहर हुआ है, तो अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा कर चुका है। पेरिस जलवायु समझौता की बात करें तो पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था। 2015 में हुआ था, जो कि पर्यावरण से संबंधित था। और इसमें 2016 में भारत जुड़ा था। इसमें भारत ने सिग्नेचर हस्ताक्षर 2016 में किया था। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत के पासपोर्ट को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 85वां यानी 85वां स्थान मिला है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है, तो 85वां स्थान मिला है। जो 2024 में अगर पिछले साल की बात करें तो भारत का स्थान 80 था, यानी कि 2025 में भारतीय पासपोर्ट को गिरावट हुआ है इसमें, क्योंकि 2024 में 80वां स्थान पर था और ये गिर के 50वां स्थान पर हो गया। प्रथम स्थान पर इस बार याद रखेगा, प्रथम स्थान पर वो सिंगापुर है। पूर्व आईपीएस व बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रहे आचार्य कुणाल किशोर को कौन सा पद्म सम्मान 2025 सम्मानित किया गया, तो वो दिया गया है पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है 2025 में कुल पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुआ है। तो 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुआ है, तो टोटल पद्म पुरस्कार की अगर बात करें 2025 में, तो टोटल 2025 में पद्म पुरस्कार की घोषणा हुआ है 139, जो कि 7-19-113 बनता है। 7-19-113 बनता है, जो टोटल होगा 139। इसमें से याद रखिएगा, बिहार के कुल 7 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के कुल कितने हस्तियों को, 7। बिहार के याद रखिएगा 7 हस्ती, बिहार के 7 हस्ती यानी कि 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया, जिसमें याद रखिएगा 7 का नाम आपको याद रखना है, बिहार से इंपॉर्टेंट। तो 7 का नाम में सबसे पहले याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, शारदा सिन्हा जी को मिला है, शारदा सिन्हा को मिला है। वो शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्म विभूषण मिला। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला है। फिर दूसरा याद रखिए सुशील कुमार मोदी को कौन सा मिला, पद्म भूषण मिला है। याद रखिएगा, पद्म भूषण मिला है, जो दूसरा सर्वोच्च अगर पद्म पुरस्कार की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है। फिर उसके बाद हम बात करें किशोर कुणाल को मिला है पद्मश्री। याद रखिएगा, पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है, इनको पद्मश्री मिला है। उसके याद रखिएगा भीम सिंह को मिला है। उसके बाद मिला है निर्मला देवी, इनको याद रखिएगा, इनको भी पद्मश्री मिला है। और एक व्यक्ति हैं विजय नित्यानंद सूरी जी महाराज, याद रखिएगा, एक हैं विजय नित्यानंद सूरवीर,
सुरेश्वर जी महाराज, इतने लोगों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया जो बिहार से संबंधित हैं। तो बिहार से संबंधित आपको याद रखना है, बिहार से संबंधित कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया, तो 7 लोगों को। 7 में याद रखना है, शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला है, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण मिला है, किशोर कुमार को पद्मश्री मिला है, निर्मला देवी को पद्मश्री मिला है, भीम सिंह को पद्मश्री मिला है और विजय नित्यानंद सूर्येश्वर जी महाराज को पद्मश्री मिला है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, पुस्तक है हाउ इंडिया स्केल्ड मिट G20 किसने लिखी, तो याद रखिए अमिताभ कांत ने लिखे हैं। अमिताभ कांत द्वारा जितने भी पुस्तक लिखे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिए, 2 क्वेश्चन हैं, 2 बुक है इनसे रिलेटेड जिनको आपको याद रखना चाहिए। वो याद है ब्रांडिंग इंडिया, याद रखिएगा आपको ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल ये इनक्रेडिबल स्टोरी, याद रखिए ब्रांडिंग इंडिया एंड इनक्रेडिबल स्टोरी। पुस्तक लेखक कौन है, अमिताभ कांत। एक और इनका बहुत अच्छा पुस्तक है मेड इन इंडिया, याद रखिएगा मेड इन इंडिया, इनके लेखक भी कौन है, अमिताभ कांत है। याद रखिए इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, याद रखिए 2.0, ये इनके लेखक भी अमिताभ कांत हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनका, उसका नाम है द एलिफेंट मूव्स। ये सारे के सारे जो पुस्तक हैं वो किनका है, अमिताभ कांत द्वारा लिखा गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है, तो वन एवं वृक्ष बोलेंगे तो ये वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगर बोला जाए तो कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है। ये वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष राज्य, वन और वृक्ष दोनों मिला करके, तो ये कौन हो जाएंगे सबसे अधिक कहाँ, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। अगर बोलेंगे हम कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कितने वर्ष पे प्रकाशित किया जाता है, तो वन रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे प्रकाशित किया जाता है। और ये कौन प्रकाशित करता है, इसका प्रकाशन जो है, इसका जो प्रकाशन है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है प्रत्येक कितने वर्ष पे, प्रत्येक 2 वर्ष पे करता है, याद रखिएगा, है ना। ये कैमा रिपोर्ट है, याद रखिएगा 2023 में जो है ये 18वां रिपोर्ट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कैमा रिपोर्ट है, ये 18वां रिपोर्ट है। सबसे पहली बार कब ये रिपोर्ट जारी किया गया था, तो 1987 में जारी किया गया था, पहली बार 1987 में जारी किया गया था, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो 2023 में जो वन स्थिति रिपोर्ट जो भारत का आया है उसमें वन कितना परसेंट है, तो वन का प्रतिशत है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76%, याद रखिएगा 2.76%। अगर बोलेंगे वृक्ष क्षेत्रफल कितना है, तो वृक्ष याद रखिएगा 3.41%। वृक्ष अगर बोलेंगे तो 3.41%। अगर वृक्ष और वन दोनों को बोलेंगे, अगर वृक्ष और वन और वृक्ष क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.17%। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछे तो 2023 में 2021, क्योंकि 2 साल पे ये वन रिपोर्ट आता है, तो 2023 में 2021 के मुकाबले कितना परसेंट वन में वृद्धि हुआ है, तो याद रखिए कितना परसेंट अगर बोलेंगे या कितना किलोमीटर वन में वृद्धि हुआ, तो 156.41 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर वन जो हुआ है वो बढ़ा है भारत में 156.41%। ये जो है 156.41 वर्ग किलोमीटर जो है वो वन का वृद्धि हुआ है भारत में ये पिछले 2 साल में, याद रखिएगा।